Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The following balances have been extracted from the trial balance of Mint Lemonade Limited MLL as at December 31, 2012. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, साथ हमें एक मिक्स डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो लिख लें, क्वेश्चन पेपर पे जाइए। डाटा ये मिक्स डाटा है। मिक्स डाटा ज़रा टेक्निकल होता है। मिक्स डाटा टेक्निकल होता है क्योंकि इसमें अक्सर चीज़ें हमें खुद देखनी है कि कहाँ जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के साथ लिखें कि ये नॉन डेप्रिशिएबल है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। पूछा गया है हमसे, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19। प्रिपेयर अ नोट बी पार्ट में ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन एमएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 इंक्लूडिंग अ रिकन्सिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो हमारा रिसेंट जो टॉपिक अभी गुजारा है डेफर्ड टैक्स, उससे रिलेटेड है नोट, और साथ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो मिक्सचर ऑफ दो टॉपिक है, कहते हैं इसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है। अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, फिर सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिविडेंड रिसीवेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस कॉस्ट है, डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर इनकम है। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल बेटा बैलेंस शीट नज़र आ रहा है मुझे, आइटम मुझे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, मुझे अलाउंस एज अ करंट कॉन्ट्रा एसेट नज़र आ रहा है, मुझे डिविडेंड रिसीवेबल नज़र आ रहा है। डेट्स इट जी भाई, ये चीज़ें मुझे बैलेंस शीट की नज़र आ रही हैं। बाकी आइटम्स जो है वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस और OCI की नज़र आ रही है। इनकम का एग्जेम्प्ट होना उसे बैलेंस शीट आइटम नहीं बना देता, इनकम का एग्जेम्प्ट होना उसे इनकम ही रहने देता है। तो ये बात याद रखिएगा। ऐसी डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाए तो वो उसकी नेचर नहीं चेंज करता, वो डिसअलाउड है तो एक्सपेंस ही, उसने नहीं अलाउ किया, ये एक सेपरेट स्टोरी है। अब आ जाए बेटा, While finalizing the financial statement of MLL, the following issues have been noted. Trade receivable include a balance of 40 million. Trade receivable include a balance of 40 million which needs to be written off. अब बेटा ये जो फिगर्स दी हैं ये 31/12/12 की दी हैं, और नोट कब का पूछा है? किसे 18 कर लीजिए, ये 19 की तो नहीं है, ये 19 की है। कंपोजिंग एरर है, बोला सही कर देना यार, इधर ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ठीक है, ऑनलाइन आप सही कर लें। फिजिकल स्टूडेंट्स के पास जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पेपर उसमें सही है, आपने करवा देना आज ही। जी भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहना है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 40 million विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। MLL मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। As per tax law, only write-offs are allowed as deduction. ओके हो गया। अब मुझे बता दें ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, इस पर कितने % लेना है जी? उस पर नहीं लेना, पहले 40 मिलियन को तो लिख लें। 5 बजे के बाद की स्टोरी है, 40 मिलियन के साथ लिख लें, 5 बजे के बाद की स्टोरी है, यानी एडजस्टेड की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? एडजस्टेड की तरफ मूव करेंगे। आए डेटर अकाउंट बनाते हैं, BD ना कहा करें, इसको अनएडजस्टेड ही कहेंगे हम, क्योंकि BD का तो मतलब है साल के पहले दिन है। लिखते हुए लिखें तो अनएडजस्टेड, और BD के लिखने का एक ही अंदाज था बेटा। कितने हैं अनएडजस्टेड? 1200। बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री क्या थी? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट कितने? 40। एडजस्टेड डेटर बता दीजिए 1160। अब आप बड़े हो गए, टोटल ना किया करें, इतने बड़े ना होइएगा कि मेन आंसर भी ना लिख के आएंगे सर अंसारी आपने कहा था हम बड़े हो गए। ठीक है भाई साहब, जब तक क्वालिफाई नहीं करते अपने आप को छोटा ही समझना है, और क्वालिफाई करके इसलिए छोटा समझना है कि कहीं गरूर ना आ जाए। अब आ जाएं जी, बैड डेट भी 5 बजे के बाद बनाऊंगा। ये देखें ड्यूरिंग द ईयर तो कोई बैड नहीं है, क्योंकि ये तो 5 बजे के बाद का बैड है। ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड हो
ज़रा तेज़ नज़र दौड़ाया करें, तेज़ नज़र दौड़ाने से चीज़ें हाथ में आ जाती हैं, नहीं है। आ जाए जी, बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट कितने से, और हमने कहा था FR1 और FR2 में बैड डेट प्रोविज़न में जाएगा और इंट्रो में प्रोविज़न बैड डेट में आती थी। प्रोविज़न को डेबिट कर दें और बैड डेट को क्रेडिट कर दें। अब ढूंढे कहीं अलाउंस का BD गिवन है, इसको यहाँ डेबिट कर दें। जी भाई आगे चलें। जी भाई, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एज ऑन 1/12/19, 1/1/19 कहना चाहिए, 1/12/19 कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, 1/1/19 कहना चाहिए। 1/12/19 भी कहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 31/12/19 भी कहते हैं और साथ लिख दे बिफोर एडजस्टमेंट, हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। याद करें इंट्रो, ये वो अकाउंट है जिसमें पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन और जो साल में भी होती है वो साल के आखिरी दिन होती है, आखिरी दिन भी 5 बजे के। इंट्रो सारे का सारा CA है, खुदारा इस बात पे यकीन कर लो। कोई यार अंसारी अब तो उम्र गुजर गई, अब तो कैफ की आखिरी ये रिपोर्टिंग का पेपर है, फिर तो CA फाइनल में कहीं होगा, वहाँ हम याद रखेंगे आने से पहले कि इंट्रो सारे का सारा CA है। ठीक है, ये हादसा का पेश आया, ये जीन्स फटने का, ओ फैशन, ओ यार बताया तो करो यार, मेरा दिल दुख किया यार। मैंने कहा यार बच्चे की सारी जीन्स फट गई है यार। शटाइल देखो यार, लोगों के दिलों से इनके शटाइल खेलते हैं। लो भाई लिख लो, अलाउंस ओपनिंग हो या ईयर एंड का बिफोर एडजस्टमेंट हो, दोनों का मतलब सेम है। अलाउंस ओपनिंग हो लिख लो बेटा, पेपर के दिन ये सारी बातें काम आनी है। अलाउंस ओपनिंग हो या ईयर एंड बिफोर एडजस्टमेंट हो, दोनों का मतलब एक ही है। आप बताएं जी कितना है, 44। आ जाएं जी, डेटर कितने थे, 1100 लगाएं जी, इसका कितने परसेंट, 5%। बोलें जी 58 करें जी, P&L की फिगर 54। आप सुने जी, हेलो, हमने क्या लिखना है 54 और उसने कौन सा अलाउ करना है 40, उसने क्या अलाउ करना है। इसका मतलब जब डेफर्ड टैक्स करंट टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो हमारा एक्सपेंस ऐड बैक हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस ऐड बैक हो जाएगा और उसका अलाउड माइनस हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो भाग जाएंगे उसका भी बेनिफिट दे दो, तो वो क्या कह रहे हैं, अंसारी उम्मीदें बाहर रख, जब भाग जाएंगे तो आ जाई, फिर आकर कहीं वो भाग गए, जब तू कहेगा वो भाग गए तो मैं तुझे अलाउ कर दूंगा। अब ये ना हो कि अभी भागे नहीं, आपको यार टैक्स लेने के लिए कह देता हूँ भाग गए, ठीक है। जब हकीकत में तुम कहोगे वो भाग गए तो टैक्स वाले तुम्हें कंधा दे देंगे, चल हमारे कंधे पे सर रख के रोल, सो जा मेरे बच्चा, सो जा सो जा। इसलिए तो दो दोस्त जब खुदा ना खासा एक आधा पेपर हिल जाए तो रात के अंधेरे में थड़े पे बैठ जाते हैं, डब्बी खोल लेते हैं। अब पूरी दुनिया को फतह करने का एक जोश अज़म होता है, पिला यार पिला यार पिला यार, एंड में और अपनी सेहत डाउन करके सो जाते हैं। और काश खुदा का वास्ता पेपर से पहले सोचो मेरे बच्चों, पेपर से पहले बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, पेपर के बाद बॉडी लैंग्वेज चेंज की तो क्या फ़ायदा, तो हारे हुए लोगों का खेल होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ हिम्मत करें, और बाद में आई कि आपको बुरा भला कहना कोई फ़ायदा नहीं है, टीचर को बुरा भला कहना वो आप कह लें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन खुदारा थोड़ी सी तोपों के रुख अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ करें जो पॉजिटिव नहीं है। कल इसने लगाया वो नान रशीद साहब वाली एडवाइस, तो पिटते रहेंगे टीचर, बोलते रहेंगे, एंड में खुद ही BP के मरीज़ बन के गोली खा के साइड पे हो जाएंगे। इन तिलों में तेल है, बस थोड़ी सी चिंगारी लगाने की देर है। हाँ तिलों में चिंगारी, ये फैसलाबाद ये है ना, तिलों के कुलचे की रेडी लगानी है इसने। कमाल हो गया यार, मैं 4 बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ तो उसमें भी अपनी, और यार क्या चीज़ है यार, ये कहाँ से पाया गया था आखिरी दफ़ा। हाँ लो तेरा साथी कह रहा पता नहीं है, आओ इधर पढ़ाई किया करो। दरमियान में बोंगी मारने वाले लोग मौजूद हैं इसलिए बात दरमियान में ही रह गई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 84 मिलियन,
ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि भाई कैपिटलाइज कर दिया हो मेरे बच्चों, जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल है तो इसका मतलब कैपिटलाइज हो गया। तो लिखो FR2 के तमाम क्वेश्चंस में ये नहीं कहेगा कि कैपिटलाइज हो गया, वो कहेगा मशीन में पड़ा हुआ है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में तुम्हारी बोरिंग पड़ी हुई है। अब खुद ही इम्प्लाइड बात है कि ये क्वालिफाइंग एसेट था, खुद ही इम्प्लाइड बात है कि आप इसे कैपिटलाइज कर चुके। और अगर ये ना लिखा होता, देखो अगर ये ना लिखा होता स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर, हाँ फिर जनरल बोरिंग कैपिटलाइज हुई, मियाँ उसका भी राइट है कि वो कैपिटलाइज हो। बच्चा रट्टा लगाता है ये लाइन लिखी होगी तो सही है, वरना इसने गलती की, तो लिख लो ये लाइन ना भी हो तो सही किया, ये लाइन ना भी हो तो सही कैपिटलाइज किया, गलत कैपिटलाइज नहीं किया उसने। However, interest of 16 million earned by investing surplus funds available from the bank has been included in other income। कहता है सरप्लस फंड से, जी भाई सरप्लस फंड से कितना आया 16 बिलियन, वो कहाँ पड़ा हुआ है, अदर इनकम में पड़ा हुआ है। एज पर टैक्स लॉ बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन, बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड एज इनकम। अब इसने क्या किया हुआ है, इस 16 मिलियन को अदर इनकम में लिखा हुआ है। पहले तो ये बताएं वो कितना अलाउ करेगा, वो 84 अलाउ करेगा, वो 84 अलाउ करेगा। 84 से क्यों अलाउ करेगा, आपने इनकर 84 किया, इसको वो क्या करेगा, इस 16 को वो क्या करेगा, वो अदर इनकम में ऐड करवाएगा कि भाई मैंने इसे टैक्स देना है, इस पर टैक्स देना है, मैंने इस पे तुझे टैक्स देना पड़ेगा, मैंने जो 84 तूने इनकर किया वो अलाउ कर दिया। पहले सिर्फ इतना पोर्शन ले आते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। रिसर्च कौन कौन सी आइटम हमने देखी, बैड डेट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बैड डेट को कहाँ पुट करेंगे, एडमिन में पहले पुट किया करते थे, भाई जुल्फे तेरी बहुत प्यारी है मेरी जान, मेरा फाइनल अकाउंट बड़ा गंदा क्वेश्चन है, स्मार्ट बॉय है लेकिन CA साथ लगेगा तो मज़ा आएगा, है मेरा बच्चा, लगाएं इस पे भी लगाएं आप, मैंने क्या लगानी है, मेरा तो अलमिया यही है कि हम लगा नहीं सकते आपको। लिखें भाई, कौन सा पॉइंट बोल रहा था, हाँ बैड डेट पहले, बैड डेट पहले एडमिन में लिखा जाता था, बैड डेट पहले एडमिन में लिखा जाता था, बैड डेट पहले एडमिन में लिखा जाता था, अब सेलिंग में लिखा जाता है। जी भाई, पहले एडमिन में लिखा जाता था, अब बोलें कहाँ लिखा जाता है, सेलिंग में लिखा जाता है। जी पहले इनकम स्टेटमेंट पूछी है, आए जी रेवेन्यू लिखवाएं, रेवेन्यू में देख लें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई सेल रिटर्न हो, कोई सेल्स को रिवर्स करना हो, कोई डिस्काउंट अलाउड हो, ये 3 चीज़ें ही होती हैं, इंट्रो में यही पड़ा हुआ है, नहीं है भाई। बोलें जी रेवेन्यू 20, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं जी 13-20। अच्छा भाई यहाँ सारा इंट्रो एप्लीकेबल है फाइनल अकाउंट में, सारा इंट्रो, जैसे इन्वेंट्री थी वो सारी इन्वेंट्री यहाँ शामिल है, NRV एडजस्टमेंट शामिल है, एबनॉर्मल लॉस शामिल है, नॉर्मल लॉस शामिल है, ड्राइंग्स इन्वेंट्री की शक्ल में हुई शामिल है, इन्वेंट्री की शक्ल में कैपिटल आया शामिल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें कोई बैड डेट रिकवरी हुई शामिल है। क्या एंट्री पास करेंगे बैड डेट रिकवरी की, कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, अदर इनकम नहीं लेके जाना, ट्रीटमेंट बदल चुकी है, सारा अक्रूवल प्री पेमेंट शामिल है, सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री शामिल है, सारा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन शामिल है, सारी लेबर प्रीमियम शामिल है, सारा ओवर टाइम शामिल है। ओवर टाइम की 2 रीजंस होती हैं, कॉस्ट वाले टीचर ने बताया होगा, जनरल रीज़न, कस्टमर रीज़न। जनरल रीज़न हो तो PNL में जाती है प्रीमियम, कस्टमर रीज़न हो तो डायरेक्ट कॉस्ट बनती है। ये 2 मेन फ़र्क हैं इस ओवर टाइम के। फिर बोनस की पॉलिसी कोई भी दे सकता है,
बेसिक आवर्स, नॉर्मल आवर्स, प्रीमियम आवर्स, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। कोई यार ये जिन पेपर, हाँ ये जिन पेपर है, आराम से चलेंगे, इंट्रो को हाथ में लेकर चलेंगे तो फाइनल अकाउंट तंग नहीं करेगा। अब आ जाए जीपी 1180, सेलिंग एक्सपेंस बताएं जो क्वेश्चन में है, मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन में है वो बताएं। 200 पूरा। अब आए जी, ये कितना आया 54, इसे किस में ऐड करेंगे, सेलिंग में। कोई और सेलिंग से रिलेटेड आइटम हो तो देख ले, नहीं तो मैं इतना लिख देता हूं। और कोई नहीं है भाई और कोई नहीं है। डेप्रिसिएशन सेलिंग में नहीं आती, वो एडमिन में आती है। कितना बना 254। कौन सी प्रोविजन, तो लिख तो दिया भाई साहब, इसलिए कह रहे हो ना, आप सुबह सुबह जब लगाने की धुन में रहेंगे तो आपको ये धुन थोड़ी समझ आएगी। दो ही धुनें होती हैं, या लगा लें या समझ लें। आज आपका प्रोग्राम लगाने का था तो समझ नहीं आई, देखो सामने लिखी हुई चीज़ नज़र नहीं आई, हालांकि उस बंदे ने अपने बाल सेट करके समझ लिया। भाई आपको समझ आई है ना, क्योंकि उसने लगाई नहीं उस्ताद पे। उसने कहा यार उस्ताद कह रहा है 1 मिनट कह के उसने चुप हो जाना। ठीक है सर, अगली लगाएंगे या समझेंगे। आओ मेरे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देखो, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन की आइटम हो, इकट्ठा दे दिया था, कोई बात नहीं इकट्ठा दे दें भाई, ये इकट्ठा देते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर नील लिख देंगे, नो इशू। अब सारा कुछ बाकी किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में वही आ सकता है जो इंट्रो में कहा था, क्या, कैरिज आउटवर्ड, डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग कॉस्ट। सेलिंग में फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटी और सेल्स कमीशन। बाकी सारा कुछ एडमिन में, बाकी सारा कुछ एडमिन में। अब आए जी, ये 2 पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट को हैंडल करें जल्दी से, इस पॉइंट को हैंडल करें, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में भी हैंडल करें, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा, एक एक स्टेप आपसे करवाऊंगा और फिर आगे जाऊंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और अदर इनकम ने जहां जहां एडजस्ट होना है 1 मिनट में करें, देखते हैं कौन सही वर्किंग करता है। जल्दी करें भाई। आऊं जी, मैं आऊं। अब सबसे पहले ये देख लें, जो अदर इनकम यहां तक पहुंची भी है वो हमारे हिसाब से ये 3 चीजें हैं। ये 3 है ना भाई, ये 3 है। ओके, ये जो 16 है, ये जो 16 है, ये जो आपने सरप्लस फंड से कमाया, हमारा IAS 23 तो कहता है कि इसे बोरिंग कॉस्ट से नेट करके कैपिटलाइज करो। आपने इसे नेट नहीं किया, आपने इसे कहाँ रखा हुआ है, ध्यान से समझना। सोल्यूशन बनाना मकसद नहीं है बेटा, सोल्यूशन तो 10 मिनट में बन जाएगा, आप में से अक्सर बच्चों ने बनाया भी होगा माशाल्लाह। बात यह है कि इस जैसे क्वेश्चन जब आए तो हमें पता हो कि फाइनल अकाउंट को कैसे हैंडल करना है। इस अदर इनकम में कहीं पड़ा हुआ होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, ज़्यादा चांस है अदर इनकम में लिखा हुआ भी होगा। कहीं कहाँ लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन। अब यहाँ होना चाहिए, नहीं सर यहाँ से 16 निकालें, यहाँ से 16 निकालें। यहाँ से जब 16 निकालूंगा तो पहली अदर इनकम बताएं कितनी है, 30, दूसरी
डिविडेंड इनकम 30, अगली कौन सी है, कितनी, और तीसरी कितनी है, कितनी, 30, इसमें से कितना निकाल दें, 16। बोलें जी अदर इनकम 100 आ गई, लो भाई ये 100 आ गई। अभी मैं यहीं पे हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ, अभी यहीं पे हूँ। अब आ जाए ज़रा डेफर टैक्स की कैलकुलेशन पे। डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, जो हम बनाएंगे कहाँ से भाई, यहाँ से। अभी बना नहीं है, पिछले सारे क्वेश्चंस में बना बनाया होता था, अब हम बनाएंगे। चलें, जब आएगा ठीक है। क्या ऐड करना है मैंने, बैड डेट एक्सपेंस जो मैंने लिखा कितना है 54। क्या लेस करना है, जो उसने अलाउ किया, उसने कितना अलाउ किया, हम कह रहे हैं जो भाग गए और जो भाग जाएंगे दोनों जीपी में से माइनस करो। वो कहता है वहाँ जो मर्जी करो, यहाँ तो हम अलाउ करेंगे जो भाग गए। इसका मतलब 14 वाला जो डिफरेंस है वो हमें अलाउ नहीं हुआ, अलाउ नहीं हुआ तो डिसअलाउ हुआ, डिसअलाउ हुआ तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट तो हो गई हमारी। अब मुझे बताएं, ये जो 16 की हमारी अदर इनकम है, 16 की जो अदर इनकम है, जब मैंने अपने अकाउंट से इसे माइनस कर दिया तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, जी भाई, अदर इनकम डेबिट कर दी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, वो कहता है यार अंसारी तुम कह रहे हो कैपिटलाइज कर रहे हैं, भाई अदर इनकम कैपिटलाइजेशन को कम करती है। सरप्लस फंड्स पे जितनी इनकम आती है उससे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कम होती है। ये लिख लो 4 बातें, इंटरेस्ट अप, कैपिटलाइजेशन अप, इंटरेस्ट डाउन, कैपिटलाइजेशन डाउन। जी नहीं, ये जनरल लिखें, क्योंकि जनरल बोरिंग का भी अगर आपका इंटरेस्ट कम होगा, वैसे तो जनरल बोरिंग में इंटरेस्ट इनकम जो है वो मैटर ही नहीं करती। सरप्लस फंड्स आप इन्वेस्ट करें वो इससे रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, ये तो इम्प्लाइड बात है जी। इंटरेस्ट अप, कैपिटलाइजेशन अप, इंटरेस्ट डाउन, कैपिटलाइजेशन डाउन, सरप्लस फंड इनकम अप, कैपिटलाइजेशन डाउन, सरप्लस फंड्स इनकम डाउन, कैपिटलाइज अप। कह सकता हूं कैश फ्लो में भी कुछ ऐसा ही आपने कहा था, याद करो F1, याद करो क्या कहा था, करंट एसेट अप, कैश डाउन, करंट एसेट डाउन, कैश अप, करंट लायबिलिटी अप, कैश अप, करंट लायबिलिटी डाउन, कैश डाउन। यहां पर भी इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन से डायरेक्ट रिलेशन है और अदर इनकम का इनवर्स है। कैश फ्लो में लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, करंट एसेट का इनवर्स है। यार ये तो चीज़ों को इंटीग्रेट क्यों करता है अंसारी भाई साहब, इसलिए कि बहुत थोड़े अरसे के बाद तुमने फाइनल में चले जाना है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रुकते एमएसए में हैं। क्यों, एमएसए है क्या, इंटीग्रेटेड पेपर है, पूरी रिपोर्टिंग का जितना पड़ा होगा सीएमए वो हर वक्त तुम्हारे हाथ में होगा, तो एमएसए मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, अगला पढ़ते हैं पिछला छोड़ते हैं। वो पिछला जितना है, जिन पेपर में मेरे साथ रहोगे मैं तो हर वक्त वो याद करवाता रहूँगा। इसलिए इंशाल्लाह एमएसए का जो रिपोर्टिंग वाला आपका केस स्टडी है वो आपके हाथ में रहेगा। अगर पूरी रिपोर्टिंग को हाथ में पकड़ के चलोगे तो थोड़ी सी सोच बदलोगे। जो पेपर कर दिया उसे छोड़ा नहीं, उसको हर वक्त रखो। इधर से ये लाइन हाथ में रखना, उधर से कॉस्ट और एमएफए वाली लाइन हाथ में रखना, ताकि ऊपर जाके जब आप एमएसए दो तो सारी चीज़ें पॉकेट में हो। तो बेटा इनसे दोस्ती लगाओ, ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं जो आपके पेपर्स पे लिखी हुई हैं। अब आ जाएं जी, मैंने यहाँ तो अंदर इनकम माइनस कर दिया। अब मुझे बताएं, यहाँ अगर मैं आऊँ तो 84 पे कोई मसले हैं, 84 पे ध्यान से, इस पे, इस 84 पे, इस 84 पे क्या कहा उसने, नहीं उसने क्या कहा, हाँ मैं अलाउ करूंगा। ठीक है, उसने क्या कहा, हाँ मैं अलाउ करूंगा। क्या मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ये माइनस कर चुका? 84, 16 को छोड़ दें अभी, 84
मैंने माइनस नहीं किया, वो माइनस करवाएगा, वो माइनस करवाएगा। बच्चे का एक रट्टा ये भी गलत है डेफर्ड टैक्स में, वो कहता है कुछ ऐड करूंगा कुछ लेस करूंगा। वो भाई ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो ऐड तूने नहीं करना, क्योंकि तूने माइनस ही नहीं किया हुआ है। वो माइनस करवाएगा क्योंकि उसने अलाउ करना है। ये पॉइंट भी लिख लो। जरूरी नहीं कि ऐड भी हो और लेस भी हो, जरूरी नहीं, बोलो, कि ऐड भी हो और लेस भी हो। क्या कहा? जरूरी नहीं कि ऐड भी हो लेस भी हो। हमने बोरिंग कॉस्ट माइनस ही नहीं की प्रॉफिट में से, तो हम ऐड क्यों करेंगे भाई? अब ऊपर ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब बनाए वो अलाउ कर रहा है, हाँ वो अलाउ कर रहा है। अगर वो अलाउ कर रहा है तो माइनस करूंगा, आ जाए बोरिंग कॉस्ट कितनी थी? 84। अब यहाँ कहानी कुछ और है, ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, माइनस करने के लिए है। अच्छा, दूसरे में रिवर्स है। कैसे? मैंने अपने प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड की भी है? नहीं भाई, अब नहीं की, ये इधर आए, इसने जाना है आगे, उसने थोड़ी आगे जाना है। तो क्वेश्चन वाली फिगर ने डेफर्ड टैक्स में नहीं जाना, ये जहन में रखें। जो मैं बनाऊंगा उसने जाना है। अब बताएं, मैं जो बना रहा हूं इसमें अदर इनकम में ऐड कर रहा हूं, मैंने शामिल ही नहीं की। ये नहीं कहना लेस कर रहा हूं, ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। ये नहीं कहना मैंने माइनस की, मैंने तो अपनी गलती की वजह से माइनस की है। अगर मैंने इसे अदर इनकम में ना लिखा होता तो मैं क्या करता? मैं क्रॉस करके चला जाता। कोई कहता हो तूने अदर इनकम नहीं लिखी, तो मैं क्या कहता? भाई मैंने कैपिटलाइजेशन में से माइनस कर दिया। तो ये नहीं कहना मैंने माइनस की, जो मुंह से निकलेगा वो वहां जाएगा, इंसान की फितरत है। तो क्या कहोगे? मैंने अदर इनकम नहीं लिखी, मैंने अदर इनकम नहीं लिखी। वो अदर इनकम लिखवाएगा, वो अदर इनकम लिखवाएगा। अब बताओ, जब मैंने लिखी ही नहीं तो मैं माइनस भी नहीं करूंगा, लेकिन वो इस पे टैक्स लगाएगा तो वो इसे ऐड करवाएगा। यहां ऐड के लिए कुछ नहीं, माइनस कर रहा हूं, यहां माइनस के लिए कुछ नहीं, ऐड कर रहा हूं। बोले जी अदर इनकम 16। कुछ ध्यान में बात बैठ रही हो? तो ये देखना कि मैंने यहां क्या किया। जब रेक्टिफिकेशन आती है ना, जब दिमाग घूम जाता है, तो फिर रूल क्या बना? डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग आइटम्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन लेनी है। क्या बोला? अकाउंटिंग आइटम्स आफ्टर, क्योंकि अगर रेक्टिफिकेशन के बाद लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अदर इनकम को शामिल किया ही नहीं, और अगर उससे पहले लोगे तो क्या नजर आ रहा होगा? मैंने अदर इनकम माइनस की हुई है, हालांकि ये इलॉजिकल बात है। ठीक है, तो ये अपनी गलतियां ठीक कर रहे हो। और याद रखना, करंट ईयर की जो गलतियां ठीक करते हैं ये लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि बात घर में होती है। याद करो, FR1 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8 पिछले सालों के साथ रीस्टेटेड लिखते थे, करंट के साथ नहीं लिखते। क्यों? ड्राफ्ट थे, लोगों को अभी नहीं पता कि हमने क्या गलतियां की हुई हैं, इसलिए करेक्शन ऑफ एरर नोट पे क्रॉस लगाते हैं करंट ईयर में कि पागल है, हम लोगों को बताएं हमसे ये गलतियां हुई थी और हमने बाद में ठीक की। और याद है वो खूने दिल, याद है जिससे क्रॉस मारा करते थे? खुदारा याद रखना यार। अब मुझे बताएं, इन दो में से कोई पॉइंट जो अभी तक बोर्ड पे ना आया हो? नहीं। अब आगे चलें, ध्यान से, आपसे करवाऊंगा, बाद में मैं करूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट represents cost incurred for a new product started on 1/2/19। अंडरलाइन करें। रिसर्च हमेशा बुरी वाली होती है, डेवलपमेंट कुछ अच्छी वाली कुछ बुरी वाली, और उसके बाद जितना कुछ होता है वो सारा अच्छे वाला होता है। यही कहा था? ठीक है। अब बताएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब शुरू हुई? मैं IAS 38 में जा चुका हूँ, तो मेरे साथ हो? हाँ, अब ईद की छुट्टियों में मैं और तुम साथ होने चाहिए। ईद की छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में मैं अपनी किताबें में हूँ तो तुम भी अपनी किताबों में हो।
वरना ये गैप बढ़ता चला जाएगा। आज 71 हो गए, ईद तक ये इंशाल्लाह 80s में चले जाएंगे। अब 80s के बाद तो कुछ नहीं बचता भाई, अजीब बात है ना। हम क्या समझते हो आखिरी मंथ में जान लगेगी? ना बाबा, आखिरी मंथ में तो इंशाल्लाह आराम से सुबह आएंगे, चाय का कप पिएंगे, कंसोलिडेशन करवाएंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से। अब ईद की छुट्टियों में 80 तुम्हारी भी पॉकेट में हो, तुम जब वापस आओ कहो हाँ यार अंसारी 80 हमारी पॉकेट में, चल इससे आगे, फिर तो टेस्ट कंडक्ट करने का भी मज़ा आएगा। वरना मैं टेस्ट को लेके जा रहा हूँ ऊपर वाले लेवल पे और तुम अभी पिछले लेक्चर कवर कर रहे होगे, गैप कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बच्चा फेल ही इसलिए होता है कि टीचर के साथ उसका गैप चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े में नहीं, स्टडी में। ठीक है, चलो 1-2-19 द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1/5/19। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाए तो हम कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई मसला नहीं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्ड आ गया, रूल वही लगेगा। क्राइटेरिया कब मीट हुआ? इसका मतलब पीछे कितने महीने हैं? 3 महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसने क्या होना है? इसने एक्सपेंस आउट होना है, इसने एक्सपेंस आउट होना है। अच्छी वाली डेवलपमेंट चली मई से और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 31 अक्टूबर को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छी वाली डेवलपमेंट। अब इस 6 महीने ने क्या होना है? कैपिटलाइज्ड होना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी, चलो जी, इसका मतलब है नवंबर दिसंबर में इसने अमोर्टाइज होना है। भाई मैं अकेला तो नहीं, अब इसे घोल के पियो। 38 का पॉइंट रिवाइज करवाया। क्राइटेरिया मीट होने से पहले एक्सपेंस आउट, क्राइटेरिया मीट होने से लेके प्रोडक्ट रेडी होने तक कैपिटलाइज, और उसके बाद अमोर्टाइजेशन, यही है। अब वो कह रहे हैं वो जो लिखा हुआ है ये इनकर्ड 180, इनकर्ड 180, अब इसने कैपिटलाइज नहीं किया। याद रखना क्वेश्चन साइलेंट है, R&D लिखा हुआ है तो वो उसने कैपिटलाइज नहीं किया, लिखे। क्वेश्चन साइलेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा हो तो ये एक्सपेंस लिखा गया है, ये एक्सपेंस लिखा गया है, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार हो चुका बेटा, रेडी हो चुका। अगर रेडी हो चुका तो R&D में नहीं पड़ा होना चाहिए था, कहाँ चले जाना चाहिए था? जो उन्होंने इंटेंजिबल एसेट तैयार किया उसका कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ क्या इंटरनली जनरेटेड न्यू प्रोडक्ट यानी फार्मूला, टेक्नोलॉजी, ये वर्ड यूज़ किया करते थे IS 38 में हम। तो लिख लें एसेट तैयार हो चुका, अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेडिंग आ रही है, तो इसका मतलब उसने एक्सपेंस आउट किया। कितना एक्सपेंस आउट किया? 180। अब 180 एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता, 3 महीने एक्सपेंस आउट होने थे, 6 कैपिटलाइज होने थे, तो इसका मतलब ये टोटल कितने? 9 महीनों का है। 3 महीने जाने थे एक्सपेंस में, 6 महीने जाने थे कैपिटलाइज में, और फिर 6 महीने जो कैपिटलाइज में जाने थे उसकी लाइफ 5 साल है, उसको अमोर्टाइज करना था इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए 2 महीनों में। अच्छा, यहां तक मैंने डेफर्ड टैक्स के लिए क्या बोला? मोटू जाग यार, थका हुआ है, भूख लग रही है तो जाग यार, 2 घंटे की सिर्फ बात है, उसमें से 1 घंटा तो तूने सो के गुजार दिया। तो नून लीग के साथ रहेगा तो यही होगा तेरा हाल। अब सुनो भाई, दोबारा सुनो, अभी तक मैंने डेफर्ड टैक्स के लिए कितनी बात कर दी? नहीं, मैंने डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड इस पर्टिकुलर हेडिंग की कितनी बात कर दी अभी तक पिछले 5 मिनट में? कोई नहीं की, कोई नहीं की भाई, कोई नहीं की। कहाँ मैंने कहा कि टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? ये सारी कहानी तो IS 38 की रिवाइज करवाई, और जब 38 किया था उस वक्त तो डेफर्ड टैक्स R&D एक्सपेंस आउट करो, 38 कह रहा है।
उसको कैपिटलाइज करो 38 कह रहा है, उसको अमोर्टाइज करो 38 कह रहा है। इसका मतलब अभी सर यहां के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान से चलो मेरे बच्चों, फायदा कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैं सॉल्व करूं आप कॉपी करें, इलॉजिकल बात हो जाएगी। अभी तक मैं यहां पर हूं, अब आ जाए। इट मे बी assumed that all costs accrued evenly over the period, ये कोई मतलब नहीं रखता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर, ये वो पॉइंट है। अब यहां पर ये मत समझना कि हम जो कैपिटलाइज करेंगे वो उसकी अमोर्टाइजेशन हमें अलाउ करेगा। दोबारा सुनो, यहां क्या नजर आ रहा है? टैक्स डिडक्शन इज अलाउड ओवर 10 ईयर्स। हम एक फिक्स एसेट खरीदते हैं, उसके खरीदने पे हमारा और टैक्स वालों का कोई डिबेट है? हम भी पीपी कह रहे हैं, वो भी पीपी कह रहे हैं। हम 5 साल में उसे अमोर्टाइज कर रहे हैं, वो 10 साल में करवा रहा है। लेकिन यहां याद रखिएगा R&D प्योर पीपीई या इंटेंजिबल नहीं होता, उसमें कुछ खर्चा भी होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि उसको कितना कैपिटलाइज करवाए और कितना एक्सपेंस आउट करवाए। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। R&D जो इनकर हुआ या रकम R&D जो इनकर हुआ टैक्स वाले उसको ओवर अ पीरियड अलाउ करेंगे। R&D जो बोले इनकर हुआ टैक्स वाले उसको ओवर अ पीरियड अलाउ करेंगे। हमारी कैपिटलाइज्ड फिगर को नहीं, हमारी कैपिटलाइज्ड फिगर को नहीं। हाँ अच्छा, अब जरा पीपी में आओ। मैंने एक एसेट खरीदा, एसेट खरीदने पर मेरा और टैक्स वालों का कोई क्लैश नहीं है। उसको ओवर अ पीरियड राइट ऑफ करने का डिफरेंस है। यहां बच्चा वही पीपी वाला पॉइंट ना बनाए कि जो मैंने एसेट लिखा उसको वो 10 साल में अलाउ करेगा। नहीं भाई, R&D में वो रूल नहीं है पीपी वाला। यहां मैंने जितना इनकर किया उसको वो 10 साल में अलाउ करेगा। तो फिर इसका मतलब है वो इंटरनली जनरेटेड आइटम को क्या एसेट एग्री करने पर तैयार नहीं है? तैयार है, लेकिन वो तो एक अजीब बात कर रहा है, वो इसको डेफर्ड एक्सपेंस के तौर पे लेके चल रहा है। किस पे लेके चल रहा है? इसलिए देख लें, उसने ये नहीं कहा टैक्स डेप्रिसिएशन में अलाउ करूंगा। देखें R&D कॉस्ट इज अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर, या दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हो वो कहता है जितना इनकर किया मेरी तरफ से वो सारा एसेट है। या तो वो ये कह रहा है, या वो ये कह रहा है कि यार तुमने जो खर्चा किया इसे 10 साल में अमोर्टाइज कर दो, डेफर कर दो। इस पर हमारा स्टैंडर्ड खामोश है कि उसने इसे एसेट समझा या नहीं समझा, इस पर हमारी भी कोई डिबेट नहीं है, हमारा कोई रोला नहीं है। और टैक्स वालों के लिए अकाउंट्स नहीं बनते, अकाउंट्स अपने लिए बनते हैं। हाँ, टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ये मामला करते हैं। अब मुझे सबसे पहले आ जाएं इस कैलकुलेशन में कि हमने कहानी बनानी क्या थी। ओरिजिनल R&D की ओरिजिनल एंट्री लिखें, रॉन्ग लिखें, रेक्टिफाइंग लिखें, ज़रा जल्दी से 2 मिनट लगाएं। R&D की ओरिजिनल लिखें, रॉन्ग लिखें, रेक्टिफाइंग लिखें। ज़्यादा टाइम ना लीजिएगा प्लीज़। R&D की ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग।
चलो भाई, ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी R&D एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल, बेटा देखो फिर वही इशू हो रहा है कल वाला, इंटेंजिबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। R&D जाना चाहिए था 180 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, नॉट 12। एक दिन पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था IS 38 करवाते में कि खर्चा जो गिवन है वो उस पीरियड का है जिसमें ये एक्टिविटी हुई। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इनकर हुआ ये उस पीरियड के लिए हुआ जिस पीरियड में R&D हुई। तो लिख लें ये 12 महीने का नहीं है, ये 9 महीने का खर्चा है। ब्रैकेट में लिख लें रिवाइज IS 38। वहाँ पर बाकायदा एक क्वेश्चन आया था जब मैंने कहा था बताएं जी ये 12 महीने का है, वहाँ पर जब एक्टिविटी 12 महीने की है फिर 12 महीने का है, अदरवाइज एक्टिविटी पीरियड का खर्चा है। कितना बना? 60। काउंट कर लीजिए, 1 फरवरी से लेके 31 अक्टूबर तक, ठीक है। जनवरी निकल गया, अक्टूबर तक वैसे 10 होते हैं, जनवरी निकला तो बाकी 9 है, ठीक है। जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया तो R&D अगर इनकर भी होगा तो वो कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जब एसेट PP अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए उसके बाद कोई ख़र्चा हो तो उसे कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इंटू 6 बोलें जी, टोटल 1। अब जब आपने 120 को कैपिटलाइज कर दिया तो फिर अमोर्टाइजेशन भी करें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट कर दें, अकुमुलेटेड भी कर सकते थे, इंटेंजिबल क्रेडिट कर दें जी। 120 है, लाइफ बताएं जी 5 है, इंटू 2/12 कितना बना जी 4। आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? आपने R&D को एक्सपेंस आउट कर दिया, R&D डेबिट कर दिया 180 से और बैंक क्रेडिट कर दिया 180 से। अब R&D एक्सपेंस 60 से होना था, आपने 180 से किया हुआ, 120 से R&D को क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। R&D एक्सपेंस क्रेडिट हो गया कितने से? 121 खाली 60 120, 180 की जगह 60 लिखना था 120 से। और इंटेंजिबल हो गया डेबिट कितने से? 120 से। आपने कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की तो हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देते हैं जी। भाई इधर कोई एंट्री नहीं हुई। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और इंटेंजिबल क्रेडिट हो गया। क्योंकि कल से बैलेंस शीट के भी क्वेश्चन आने हैं तो आज से ही याद रखें एसेट को कैसे लिखना है। कितना है? 4 है। आ जाए जी, ये 4 हो गया। अब इसको करंट टैक्स में जहाँ जी हमने कैसे पता चला गलत? अभी तो नोट लिखवाया मेरे दोस्त कि R&D 180 लिखा हुआ है और मैंने कहा जब ये साइलेंट होगा तो ये एक एक्सपेंस है, क्योंकि अगर कैपिटलाइज किया होता तो एसेट कंप्लीट हो चुका है। R&D नज़र नहीं आना चाहिए था। क्या नज़र आना चाहिए था? एसेट नज़र आना चाहिए था। ये मैंने एग्ज़ाम फोकस पॉइंट लिखवाया, आपने लिखा नहीं? क्या लिखा है ज़रा सुनाएं पढ़ के। नहीं, जो लिखा है वो सुनाएं। होला नाल है, लिख लो। लिखवाएं जी ने जो मैंने एग्ज़ाम फोकस पॉइंट लिखवाया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता गई थी कि वो 2 मिनट आपने बात मेरी नहीं लिखी। यही तो मैं समझा रहा हूँ, जहाँ नहीं लिखोगे वही पेपर में आएगा, उसी दिन याद करोगे। अब आपका रजिस्ट्रार कह रहे हैं अंसारी ने ये पॉइंट नहीं करवाया, पेपर में ये पॉइंट आएगा तो आप क्या कहेंगे? ये पॉइंट क्लास में नहीं हुआ डिस्कस, मेरे रजिस्टर में नहीं है। तो भाई आपका रजिस्टर नहीं है, मैं बार कह रहा हूँ। टीचर जो बोल रहा है कि यार ये लिखो, ये लिख लो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। 100 है, 100 है, लिखो।
अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ बच्चे नहीं लिखते, मैं जी अभी भी पता है, ये तो माशाल्लाह बहुत लिखने वाला बच्चा है, आज ही इसकी हुआ इससे, ये ऐसा बच्चा नहीं है माशाल्लाह, इंट्रो से मैं देख रहा हूँ इस बच्चे को, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं लिखते। वो कहते हो इतना दिमाग कंप्यूटर है, आइंस्टाइन क्या चीज़ थी जो मैं और बिल गेट्स, वो तो अपने गली में बंटे खेला करता था, मैं उस ज़माने में सीए करता था, वो बंटे खेलता था। तो अगर वो इस लेवल पे पहुंचा तो मेरा लेवल तो दुनिया मैयर ही नहीं कर सकती। जैसे अल्लाह पाक नहीं समा सकते ना किसी के दिल में, ऐसे ही इतने जीनियस बच्चों की अकल भी आम लोगों की समझ में नहीं आ सकते। काश कि हमें अकल आ जाए और हम लिखना शुरू कर दें। नदीम भाई की वजह से बाकियों को नसीहत हो गई, क्योंकि इस बच्चे को नसीहत की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। लिखें जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और R&D लिखा हुआ है तो इसका मतलब अभी तक एक्सपेंस में पड़ा हुआ है, अभी तक एक्सपेंस में पड़ा हुआ है। तो फिर एक्सपेंस में तो नहीं होना चाहिए था, एक्सपेंस में नहीं होना चाहिए था, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास हुई। अब इसको प्रॉफिट में कहाँ एडजस्ट करना है ये बात लिखें, इसको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में कहाँ एडजस्ट करना है ये बात लिखें अपने पेपर पे। जल्दी करें, 2 मिनट है, 2 मिनट है बेटा। फाइनल काउंट ऐसे करेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज तो कॉपी करके चले जाएंगे। हाँ जी, आज की क्लास हो गई थी 2 घंटे की, जल्दी से कर दें। पहले क्या बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स या पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट? पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट, उसी ने तो जाना है डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में। ये नो डेफर्ड टैक्स बनाकर अपनी इनकम स्टेटमेंट पे आ रहे हो अंसारी, क्या बात करते हो, हम तुमसे भी आगे निकल गए। अल्लाह करे आगे निकले कि नहीं, ऐसे ना निकलना कि वापस आना पड़े। चलो जल्दी से करो। नेट ऑफ उधर से माइनस का, हाँ 14 का ही फर्क पड़ेगा, 16 का फर्क पड़ेगा, लेकिन अलहदा अलहदा लिखें ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिस दिन उसने कहा ना ईच आइटम की कैलकुलेशन करो तो 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि आपको नेट करने की आदत पड़ चुकी होगी। हाँ एडमिन में लिख दो, R&D एडमिन में लिख दो। अमोर्टाइजेशन भी एडमिन में ही आएगी। किस पे? FBI ने अमोर्टाइजेशन करवानी ही नहीं, उसने 10 साल एक्सपेंस में। अब सुने भाई, अब ज़रा ध्यान से होश से बताना है, ये R&D एडमिन में जमा हो चुका या नहीं? नहीं सर, सेपरेट आइटम नज़र आ रही है तो कैसे जमा हो गया अंसारी साहब? होश के नाखून लें। जब कभी कोई फिगर लिखी हुई है और वो दूसरे हेड के साथ लिखी हुई है तो इसका मतलब अभी ये आज़ाद खड़ा हुआ है, अभी इसकी क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं हुई। अब बताएं इसमें से कितना लेके जाऊं यहाँ एडमिन में, कितना? इसका मतलब जो भी एडमिन है उधर बताएं एडमिन कितना है? 302, बड़ा ख़तरनाक वर्ड है। इसमें 60 ऐड कर दो, कर दिया, और 4 भी ऐड कर दो, 4 भी ऐड कर दो। अभी कंक्लूड ना करना, हो सकता है आगे और आइटम आ जाए। ये तो हो गया यहाँ का मामला, ये तो हो गया यहाँ का मामला। अब यहाँ का कर दें डेफर्ड टैक्स का, जल्दी से कर दें, 1 मिनट का किया करें बेटा, वेट ना किया करें। कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है कॉपी करना भाई।
जल्दी जल्दी, कितने खर्चे लिखे हैं R&D से रिलेटेड मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में? 2 लिखे हैं। एक तो 60 एक्सपेंस बनाया है, एक 4 अमोर्टाइज बनाया। अब देखना, जब मैं यहां पहुंचूंगा अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, 2 खर्चे माइनस हो चुके होंगे। अब मैं FBR के सामने गया, वो क्या कहेंगे, यार अंसारी जो तूने माइनस किया हुआ पहले उसे ऐड बैक कर। आ जाओ जी, 60 और अमोर्टाइजेशन 4। मैंने कहा जी कर दिया। कहता अब इधर आ जा। मैं उसके करीब गया, कहता है कितना खर्चा किया है? 180। कहता है मैं 10 साल में तुझे अलाउ करूंगा। कितना माइनस करूं? 18। ये बच्चा फिर वही मिस्टेक कर रहा था, इसको बेस बना के सारों को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, हम सब सीखने वाले हैं। फिर ये भाई वही गलती कर रहे थे कि सर वो 2 महीने की अमोर्टाइजेशन अलाउ करेगा पहले साल। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वो इसको एसेट नहीं समझ रहा, वो कह रहा है जो खर्चा किया मैं 10 साल में तुझे अलाउ करूँगा। तो लिख लो, इस पर्टिकुलर आइटम को FBR एज अ एसेट नहीं ले रहा, इस पर्टिकुलर आइटम को FBR एज अ एसेट नहीं ले रहा, ध्यान रखना है। इसलिए कि उस वक्त हम आइटम भूल जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि इस फॉर्मेट को अपने पास बना के रखा करें, जगह छोड़ दिया करें। कोई इतनी जगह ऊपर ऐड की छोड़ दें, इतनी लेस की। यहाँ करूँगा, करके फारिग हो गया, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा कि अब टैक्स वाली क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके फॉर्मेट बना के चलेंगे ना तो प्लग इन करना आसान होगा। अदरवाइज आपको ना ये क्वेश्चन 2 दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक दफ़ा इनकम स्टेटमेंट के लिए, एक दफ़ा, ठीक है। इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। लगता है कि सर 2 जगह जा रहे हैं, देखें मैं इसलिए किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर रहा, उसको उसकी जगह पे रखे जा रहा हूँ। जब मैं सारी एडजस्टमेंट पढ़ लूँगा तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मेरे इसके साथ ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है, अदरवाइज ये प्रिपेयर करके मुझे इधर आना पड़ता। वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, कुछ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ये बना लें फिर इधर बना लें, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आए जी, इधर आ जाए। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 19 एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय 200। ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स इसलिए कहा क्योंकि आपने अमोर्टाइजेशन बाद में की है, वगैरह इसको छोड़ के जो तुम रिकॉर्ड कर चुके थे, टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 200 की ज़्यादा है। अब मैं आप पे बॉल छोड़ रहा हूँ, पहले ये सोचिएगा कि इस आइटम का यहाँ कोई लिंक है या नहीं। 30 सेकंड इस पर सोचना, 1 मिनट इस पर सोचोगे इसे मैं डेफर टैक्स में कैसे एडजस्ट करूँ। 2 मिनट है आपके पास, इंडिविजुअल ट्राई करें, सोचें, शाबाश, टेक योर टाइम। सब सोचें भाई, सब सोचें। सब ने पास करना है, कुछ बच्चों ने नहीं पास करना, कुछ बच्चे तो माशाल्लाह करके बैठे हुए हैं कि सर हमने कर लिया। सब सोचें, शाबाश, ट्राई करें। टैक्स वालों की एक्सीड हो रही है। अब बताओ हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करते थे, ऐड बैक करते थे, वो तो उसने नहीं दी, और टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स करते थे। अगर मैं ऐड करूं भी 1000, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 1000 ऐड कर रहा हूं, तो बताओ टैक्स डेप्रिसिएशन। मैं 100 करूं 300, मैं 10 लाख करूं 10 लाख 200, मैं 50 करोड़ करूं तो रोला 200 गई है ना, तो फिर 200 लिख देते हैं, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी फिगर लिखना। एक्स टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी 200, सिर्फ लेस करूंगा, ऐड नहीं करूंगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी, दोबारा सुनिएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन
ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का सेंटेंस था, और कितने से एक्सीड कर रहा है। अब ये देखो, हमेशा याद रखना, चेंज में गिरोगे तुम, या चेंज में गिरोगे या उस आइटम में गिरोगे जिसने ऐड लेस नहीं होना, या खाली ऐड होना या खाली लेस होना। ये तीन चीजें खतरनाक है, लिख लो दोबारा। या हम चेंज में गिरेंगे, गिरने का मीन परेशानी। अब ईद की छुट्टियों में ये परेशानियां दूर करनी है हमने। हाँ, खाना मिलता रहेगा, माँ देती रहेगी, बहन देती रहेगी खाना। ये हम बारबेक्यू दोस्तों के साथ करेंगे तो बेटा फिर जो बारबेक्यू रिजल्ट पे होना है ना, वो किसी दोस्त को बता नहीं सकोगे, उसका स्टेटस नहीं लगता, उस पर मोबाइल बंद होता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा मोबाइल बंद हो। बेटा बैटरी लो नहीं हो सकती, जिसके पास होने की नीयत हो ना, वो पहली रात को चार्ज करके रखता है कि कल पूरा दिन मैंने स्टेटस लगाने हैं। देखो फिर लगा रहा है, फिर कोई पॉइंट रह जाएगा, फिर इसने कहना ओ यार अंसारी तूने बताया नहीं था। अब लिख लिया लिखो बेटा। क्या तीन चीज़ों पे पंगा हो सकता है, एक चेंज बता दे, नंबर 2 या ऐड खाली हो, नंबर 3 या लेस खाली हो। इन तीन पे पंगा हो सकता है। सर क्वेश्चन करवाने में बहुत टाइम लेते हैं ना, बोलते रहते हैं एक बात को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। सीधा सीधा सॉल्व कर और घर को खुद भी जाओ और हमें भी जाने दे। भाई इस क्वेश्चन ने दोबारा नहीं आना, इन बातों ने बार बार आना है। इस क्वेश्चन ने दोबारा नहीं आना, इन बातों ने। तो हमें इन बातों को रिवाइज करना चाहिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी में होते हैं। आगे आओ। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 यानी WDV। लिख लो क्वेश्चन पे WDV, क्योंकि हम यूज टू WDV से हैं। जैसे हम यूज टू अब्बा की डांट से हैं। जिस दिन अम्मा उठा ले कोई कपड़े धोने वाला डंडा, तो उस दिन हम कहते हैं ओ आज सूरज किधर से निकला है। माँ बाप बड़ी कीमती चीजें होते हैं भाई, माशाल्लाह। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट WDV ऑफ 900 ऑन 31/12/18। मैं कहाँ खड़ा हूँ? 31/12/19 पे। इसका मतलब ये ओपनिंग WDV है, ओपनिंग है 1/1/19 की, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, तो साल के शुरू में 12 साल लाइफ है, और डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करते हैं साल के शुरू वाली रिमेनिंग लाइफ लेनी है। ड्यूरिंग 19 MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग। कॉन्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट स्टार्ट ऑफ 19 वाज डिटरमिन्ड एट 900 से कहाँ ले गया, क्योंकि ईयर स्टार्ट की जो WDV है वही कंपेयर होगी, डेप्रिसिएशन तो साल के आखिरी दिन होती है। दोनों रीवैल्यूएशन रिवाइज करवाई थी, ये ईयर स्टार्ट की आ गई जी। सच रीवैल्यूएशन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। हजरत जी ने रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं की तो छोटू बेचारा क्या कर रहा होगा? छोटू को तो एक ही इंस्ट्रक्शन दी हुई है FR1 से, क्या? तू जाई लेजर देखी, स्ट्रेट लाइन हो तो कॉस्ट पे ठोक दी, WDV हो तो जो कुछ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा हो वो माइनस करके तूने बस रेट लगाना है। तेरी इतनी कैपेसिटी है। जैसे छोटी बहनों को अम्मा कहती हैं कि तूने उस्तादी नहीं लगानी मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे मसाला दिया है ना तूने इसमें ऊपर करना है। अच्छा सारे हंस रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हाल करती है वो, और वो YouTube चैनल लगा के लो जी जुबैदा बेगम पर बनवाएंगी कढ़ाई। वो जुबैदा बेगम ने खाक कढ़ाई बनवानी है यार, उसे बनानी आती हो तो वो बेचारी TV पे हो, वो घर में खाना बना रही है, घर में खाना बना रही हो। अल्लाह के बंदो, जिन अम्माओं को खाना बनाना आता है वो घर में खाना बना रही होती हैं। जुबैदा बेगम माइंड ना कीजिएगा, मेरी बहन मजाक की बात थी। आप फौत हो गई है? बताओ तो सही यार, अल्लाह पाक उनकी रूह को सुकून दे इंशाल्लाह। आओ जी, पावे नहीं बनाती थी वो फज्जा ही बनाता है, ठीक है। आओ सुने भाई। सच रिवैल्यूएशन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द। तो भाई साहब ने स्ट्रेट लाइन से किया है,
कॉस्ट मॉडल से किया। रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब उसने स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट कर दिया। कितना? 900। कितने सालों पे? 12 सालों पे। कितनी कर दी? 75। अब याद है वो एक टेबल बनाते थे, वो एक दीवाने का ख्वाब होता था। आए जी ज़रा उस टेबल पे, ये होता है 5 मिनट टाइम बनाओ। सबको बनाने देना बीबी, उन्होंने भी पैसे देने, वो तो बेचारे चैनल पे जाके बता भी नहीं सकते ये पकाओ। चलो चलो जल्दी से करो। फिर लगा रहा है, ला इलाज है। जल्दी कर लें भाई, जो नहीं कर रहे हैं जल्दी करें। कल फाइनल अकाउंट का होमवर्क भेजा था, कर लिया था? साथ साथ करते ना ताकि दोबारा से यूज टू हो सकें हम। जी उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। इतना भी मुझे कैमरे के सामने आने का शौक नहीं है, मैं जाहिद कभी नहीं हूँ। दोस्त देख लेना, आजकल वो थोड़ा उतार चढ़ाव कर रहा है अपना, नहीं समझा? अच्छा इंसान, इंसान अच्छा है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा सिंसियर आदमी है, धोखा देने वाला नहीं है, वक्त पे खड़े होने वाला आदमी है। ऐसे लोगों की कदर की जाती है भाई। बाकी प्लस माइनस सारे इंसानों में यार मुकम्मल कोई भी नहीं दुनिया में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती के अलावा। मुकरा नहीं हूँ, इस वीक में खिला दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा यार, तुम्हारा टाइम ही नहीं मेरे साथ सेट हो रहा। कहाँ हो रहा है? इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास कर लो। कह दे यार नसीर को एक टाइम बताओ फिर। 9 से ये देखो साथ ही फिर 2 टाइम, जल्दी से बताओ एक टाइम। 1 बजे बच्चियाँ ईजी हैं 1 बजे में? नहीं, कितने बजे में ईजी हैं? मैं 12 और 1 दोनों कर देता हूँ, जो 12 बजे जाएंगे वो 12 बजे खा लें, बाकी 1 बजे खा लें। चलो नहीं 2 बजे जाएगा, इसके हाथ में हमने वो निशान लगाना है, ये वाला नहीं, ऐसे इसका 2 बार बनता है यार। मोटू तू 2 दफ़ा चला जाए, ये मोटू भी और वो पावे वाला भी, ठीक है? चलो भाई बस बस जल्दी से बना दें। नसीर को बुलाते हैं। क्यों किया? सुनो भाई, बाकी अपना काम करें। IAS 23 कहता है कि तुम बोरिंग कॉस्ट को एसेट में कैपिटलाइज करो, लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि अगर स्पेसिफिक लोन है तो उससे आने वाली इनकम को लेस कर दो। हमने 84 को तो ऐड किया, लेकिन 16 को हमने अदर इनकम लिख दिया, तो इसका मतलब ये अदर इनकम में नहीं जानी चाहिए, ये कहाँ जानी चाहिए? एसेट की कॉस्ट में। इसलिए अदर इनकम को डेबिट किया और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट किया, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटलाइजेशन कम होगी। जब हम ये कहते हैं ना इसे कैपिटलाइजेशन का पार्ट बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता इसे ऐड होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि इसे उस फिगर में से लेस होना चाहिए। जल्दी करें भाई। क्या जी? इसलिए कि ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है। बोरिंग कॉस्ट तो एसेट की कॉस्ट में बेटा ऐड होती है। अगर वो बैलेंस शीट मांगता तो वहां मैं आपको दिखाता कि रेलिवेंट एसेट में ये 84 ऐड हुआ है और 16 माइनस हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है, इसलिए आपको वो आइटम नज़र नहीं आएंगी जो बैलेंस शीट की है, लेकिन उनका अफेक्ट अगर यहाँ गलती से इन या आउट हुआ है वो हम निकालेंगे। ठीक है यार, ये बॉयज़ गर्ल्स काउंट कर ले, इनके ना कल देख का ऑर्डर दे दीजिएगा, ठीक है? ये 12 बजे और 1 बजे 2 टाइम पे आके आपसे खाना खाएंगे।
ठीक है भाई, बस खामोशी से काम करो बेटा, प्लीज़ प्लीज़ काम करें, प्लीज़ बेटा बातें नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो आए जी। साल के शुरू में कितने पे खड़ा था? 900 पे। कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं खड़ा था? नहीं। रिवैल्यू 1200 पे गया, कितना ऊपर गया? कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा जी, इस कॉलम की एंट्री कभी नहीं पास होनी। टैक्स कितना है? 30, तो फिर नेट कितना हुआ? लगाएं 32। पक्का हो गया माशाल्लाह, ये हो जाएगा यार, मेहनत करोगे तो एक ही अटैम्प्ट होती है भाई लाइफ में। 31, 12, 19। ओके, यहाँ डेप्रिसिएशन 1200 डिवाइडेड, फिर कह रहा हूँ बच्चा अगर यहाँ से काउंट करेगा गलत हो जाएगा, वो कहेगा ये तो 19 पे 12 है, 31, 12, 19 पे तो एक कम हो गया। तो अब बार बार जहन को नॉक किया करो भाई डेप्रिसिएशन के लिए ओपनिंग लाइफ। कौन सी लाइफ? ओपनिंग लाइफ। दूसरी तरफ जी भाई ट्रांसफ़र करना है किसको? जी 300 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना बना? 100, ये 25। अब 25 का 32%, 8, 17। चलो चलो लड़ो ना, 17 और 17 दोनों ठीक है। उर्दू हमारी, हम उर्दू के। अगले शोरबे को शोरा कहते रहते हैं, ठीक है। चलो 1100, 180। अब से मुझे ये बताना है कि इसमें से इसको तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। ओके हो गया। पहले इसकी एंट्री पास करते हैं, चेंज की एंट्री पास होती है। बोलें जी, एसेट का नाम बताएं। बिल्डिंग, मेरे पास तो जगह ही कम रह गई यार। बिल्डिंग डेबिट जी भाई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितने से? बिल्डिंग 300 से, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 96 पर, रिवैल्यूएशन सरप्लस 204। ये तो है साल के पहले दिन एंट्री। अच्छा, इससे पहले रिवर्सल हुई होगी, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। उसको लिखना हो लिख लें, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी। क्या नहीं बनानी? और इस आइटम का हमारे डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। आगे चलें जी। अब डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगले साल नहीं, 12 महीने के बाद साल के आखिरी दिन कितना? 100 से। ये हो गया, ये हो गया। खूने दिल याद है? खूने दिल याद है? खुशी का ट्रांसफ़र और गम का ट्रांसफ़र कभी हम टेबल से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बताओ जी, खुशी का ट्रांसफ़र ये 8 है, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गम का ट्रांसफ़र तो वैसे ही रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन आदत ये बनाए बोलने की, ना खुशी का ट्रांसफ़र ना। अब आए जी तीसरी एंट्री बोलें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। कितने से? 17 से। कितने बच्चों ने इतना एरिया सही किया ईमानदारी से? बाकियों की कहाँ मिस्टेक हुई? बाकियों की शेयर कर लें यार, सीखने का अमल है, इसमें शेयर करेंगे तो बचेंगे हम। तो ईयर स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन है, ईयर एंड पे। और बोलते भी नहीं, करते भी नहीं, अजीब पागल से बच्चे हैं यार। मैं कहाँ जाऊँ? ये तो मुझे बीपी का मरीज़ कर देंगे भाई साहब। वो गलती बताओगे तो मैं कुछ एडवाइस करूँगा। हाँ सर, पर गलती पता है ना हमें, आप करवा देते हैं, हम घर जाके करते नहीं। बस एक ही गलती है, और कौन सी गलती है सर? इतने बुरे इंसान हम नहीं हैं, बस हमसे काम नहीं होता सर। हमारी बॉडी जो है
वो इस पे आ ही नहीं रही कि यार इन पागलों की तरह हमने भी घर जाके करना होता है। अभी तक हमारा जहन इस पे तैयार है कि सर आप सारे टीचर पागल हैं। ये हमारा मुत्तफ़िक का फ़ैसला है। इसके लिए चाहे आप हमसे लिखवा लें कि सारे टीचर पागल हैं, सारे आगे पीछे हैं, कोई सुबह को है, कोई दोपहर को, कोई शाम को। और नान साहब को कहना सर जी इन तिलों में तेल नहीं है, वो तो इस पे नई जुगन निकालने के लिए तैयार है। और माशाल्लाह ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करके बैठे हुए। लेवल है भाई, लेवल है, लेवल है इनका। आए जी, छोटू ने क्या किया? छोटू ने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि रिवैल्यूएशन हुई है। छोटू को पता ही नहीं चला रिवैल्यूएशन हुई है। छोटू ने पकड़ा मार्कर और एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने छोटू से पूछा छोटू तूने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की? कहता है लो मैं लेजर में गया, वहाँ मुझे 900 नज़र आया, मैंने ठोक दिया उसे 12 से 75। ओके हो गया। अब ये एंट्री पूरी रिकॉर्ड करूँगा। ये एंट्री उसने 75 से की, मैंने 100 से करनी थी, 25 से करूँगा, ये पूरी करूँगा। ठीक है। अब आंखें यूँ खोलो, अल्लाह तुम्हें अकल दे दे मेरे बच्चों। तुम्हें ख्याल हो कि माँ बाप के पैसे कैसे खर्च हुए जा रहे हैं। किसाई की जान निकालने के चक्कर में होते हैं। तुझे पता नहीं मेरे बाप ने कितनी मेहनत से कमाई की या कुर्बानी की? तो कभी इस पर भी अपने आप को भी कुर्बान किया करो कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसे दिए। मैं अदनान की तरह तो हूँ नहीं कि तमीज़ के दायरे में तुम्हें समझाऊँगा। हाँ, मैं अदनान की तरह नहीं हूँ। मैं तो सीधा कहूँगा बेहिस हो अगर नहीं पढ़ते हो, माँ बाप के पैसे ज़ाया कर रहे हो। माँ ने अपनी सारी ख्वाहिशें तोड़ दी हैं, नहीं बच्चा पढ़ जाए, बच्चा जो है वो लाहौर में मौज मस्ती कर रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है। अफसोस होता है बेटा, अफसोस की बात है, शर्म की बात है। अल्लाह करे हमें ये शर्म आ जाए। नून लीग इंसान बनो। ये हो गया, ये पूरी एंट्री। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 25 से करनी 100 से थी, 75 से हुई भी है। और लास्ट एंट्री करो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से? 17 से। ओके हो गया। अब मुझे बताएं अगर मैं एडमिन में आऊं तो वो कितनी डेप्रिसिएशन लिख चुका? कितनी लिखनी थी? 100 लिखनी थी। कितनी और कर दूं एक्सपेंस में? 25 यहाँ और ऐड कर दूंगा। इसको नहीं फोकस करना होता, इसको नहीं करना होता, इसको करना होता है। अब ये बिल्डिंग बैलेंस शीट आइटम है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट आइटम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई आइटम है। कौन सी आइटम है? ओसीआई। फिर डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट आइटम है, उसका इफेक्ट ले लिया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की आइटम है। करोगे तो बचोगे मेरे बच्चों, करोगे तो बचोगे, और कोई ताकत नहीं है बचाने के लिए। अल्लाह करे समझ आ जाए तुम्हें। अब इसका डेफर्ड टैक्स पे इफेक्ट कैलकुलेट करो जल्दी से, 5 मिनट दे रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स पे इसका इफेक्ट कैलकुलेट कर दें जल्दी से। थोड़ा सा जल्दी करना है। बेटा बातें ना करें। एक मिनट लगाएं बस। जी भाई, कितनी डेप्रिसिएशन मैंने लिखी है? भाई कितनी डेप्रिसिएशन लिखी है? 25। और वो रिवैल्यूएशन को नहीं मानता, वो रिवैल्यूएशन को नहीं मानता। मैं अपनी पहली फिगर में 75 लिख चुका हूँ बेटा फैज़ान, 75 लिख चुका हूँ भाई, 75 लिख चुका हूँ। ये 25 मैंने क्यों लिखी? रिवैल्यूएशन की वजह से, और वो रिवैल्यूएशन को नहीं मानता। कितना ऐड बैक करूं? 25।
अब ये सवाल नहीं पूछना वो 75 कहाँ गया, ये देखो वो जो उसने कहा है ना एक्सेस ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हो चुकी है, ये जिस पे उस बच्चे ने भी पूछा था, कहाँ गया? ये वाला ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है वो 200 का फर्क है, वो मैंने डाल दिया। अब ये जो एडिशनल रिकॉर्ड हुई, ये मैंने तो रिकॉर्ड की, वो नहीं मानता तो मैंने ऐड बैक कर दिया। अब देख जी, हमारी इनकम स्टेटमेंट तो उनके सामने होगी ना, तो हमने जितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी टोटल, उसमें रीवैल्यू की भी आ रही होगी जी, तो उन्होंने उससे 200 ज़्यादा कर दी, तो 25। नहीं मेरे भाई हम ध्यान से देखें ना, जो रिकॉर्ड कर चुका उससे 200 ज़्यादा थी, यानी जो मैंने रिकॉर्ड की वो ऐड बैक हो गई, और जो टैक्स वाली थी वो माइनस हो गई, इतना हो गया। उसके बाद मैंने कितनी रिकॉर्ड की? 25। वो 25 वो मानता नहीं है, तो वो क्या कहेगा, उसे क्या करो? हमने कहा इसके बदले क्या अलाउ करेगा? उसने कहा भाग जाओ, ये मैंने अलाउ नहीं करनी क्योंकि मैं इसको नहीं मानता। एक्सेस का फर्क है, जब 200 का हमारा फर्क आ रहा है टैक्स वालों के साथ, 25 हमने और लिख दी तो फर्क डिक्रीज नहीं होगा। तो ये तो वो फर्क है ना जो रिकॉर्डेड पे था, अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया 25, अब किया। उससे पहले जो रिकॉर्ड थी उसमें 200 का फर्क था। अब मैं चेंज नहीं करूंगा इसको, 200 को चेंज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसने इस 25 को डिस अलाउ किया। वही आइटम सुन ले, डिस अलाउ का मतलब ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, इसे ये समझे ये डिस अलाउड एक्सपेंस है। ये क्या है? डिस अलाउड एक्सपेंस है, इसलिए मैंने 1000 की फिगर रख के सॉल्व करवाया था। सर 1000 की फिगर भी रखें तो मेरा 1025 हो गया अब एक्सपेंस। ये नहीं है ना, ये तो जब आप करोगे तो फिर आप डिस अलाउड और अलाउड दोनों को क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। या ये समझे मैंने 1025 डिस अलाउ करवाया और 1200 अलाउ करवाया। जी बोले। अब डिफरेंस 175 का रह जाएगा सर। अब डिफरेंस 175 का रह जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन हम पहले करवा चुके। यहाँ 1000 है और यहाँ 1200 है, ये 1000-1200 अपनी जगह है। ये 25 क्या हुआ? डिसअलाउ। ऊपर तो गया, नीचे इसका कोई इफेक्ट, या ये समझ लें ये जीरो है, इस तरह समझ लें 1000 1200 25 जीरो। ठीक है भाई। अब आए जी इसके बाद कैपिट जी जरा जल्दी कर लिया होगा कि टैक्स डेप्रिसिएट तो उन्होंने एडजस्टमेंट के बाद ही उन्होंने देखा होगा कि हमारी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के बाद नहीं, इसलिए तो उसने कहा है कि बच्चे ने एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं पहले बता दूं, जो तू रिकॉर्ड कर चुका है उससे मेरा इतना फ़र्क है। अब जो तू रिकॉर्ड करेगा उस पर वो बताएगा। मुझे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। जब मैंने 25 रिकॉर्ड किया तो उसने क्या कहा, इस पे कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने इसे अलाउ ही नहीं करना। तो ये तो क्या बन गया? टैक्स वाले के पास तो हमारी एडजस्टमेंट सारी हो के यार ये क्वेश्चन होता है, इसमें ये रेक्टिफिकेशन पे क्यों देता? ये ना समझेंगे ये सारी रेक्टिफिकेशन के बाद उनके पास गया है, इसलिए तो हमें टेस्ट करता है कि यार अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, बाद में इसे चेंज करनी हो, तो हमारा स्टूडेंट सीए का कैसे उसे एडजस्ट करेगा। वो आपकी बात सही है कि सारी कैलकुलेशन होने के बाद जाता है। तो सर आप तो इसको रेक्टिफिकेशन के साथ आज कर रहे हैं, आज का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन के साथ हो रहा है। आए जी बेटा, बातें नहीं। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, कितना है? पहले इसे फिल करवाना है। एडमिन कितना बना? जल्दी करते हैं। 391। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी 555 535 जी भाई। अदर इनकम 100 की। फाइनेंस कॉस्ट 48 जी 587। आए जी 587। ये क्या बन गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स लगाएं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32%। जी कितना बना? 187.84। माइनस करो बेटा। 399.16। अब बताएं जी, यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर आता है या एज ऑन? फॉर द ईयर। जाके देखें फॉर द ईयर कितना है? 204। यहाँ नेट नहीं लेना होता, यहाँ नेट नहीं लेना, वो तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए है। बोलें जी कितना फिगर है? लिखें जी एग्जाम फोकस पॉइंट, जल्दी से लिख लें। एग्जाम फोकस पॉइंट
एग्जाम फोकस पॉइंट। एक मिनट है, रूट होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नेट, साथ बनाऊंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लिखे भाई, ओसीआई फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में पार्क होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ओसीआई फॉर द ईयर पार्क होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हम पैरेलल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं, और हम पैरेलल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहां पर भी नेट लेकर चलेंगे। क्यों नेट लेकर चल रहा हूं? अगर मैं इसको यहां ग्रॉस कर दूंगा तो ये 300 नजर आ रहा होगा, ये पार्क 300 में हो जाएगा। जब ये पार्क 300 में होगा तो रिटेन अर्निंग 300 से क्रेडिट हो जाएगी, उधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 96 से क्रेडिट पड़ी होगी, तो आपकी बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। समझ गए भाई? ताकि बैलेंस शीट मैच कर जाए, लिख लें ब्रैकेट में, ताकि बैलेंस शीट मैच कर जाए, अदरवाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओवर स्टेट हो जाएगी। टोटल कर दें जल्दी से यार, 603.16, ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ लगाएं मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कौन सा लूँ? 587, लिख लें। ओसीआई जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद होता है, लिख लें। ओसीआई प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद होता है। हमने टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम यहाँ नहीं लेनी थी, यहाँ कौन सी लेनी थी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। बिल्कुल ऐसे ही कैश फ्लो याद है, इनडायरेक्ट मेथड याद है, वहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चलते थे, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें पैट होता था। उसमें क्या होता था? पैट। आए जी, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, कितना है बेटा ज़रा देखना जी? 50 लेस कर दें। डिविडेंड इनकम, बहुत मज़ेदार पॉइंट है ये डिविडेंड इनकम वाला। कहाँ गया? नहीं, डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 15% इन 2019। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/20 डिविडेंड रिसीव्ड वुड बी टैक्सेबल एट 20%। अब यहाँ क्या है? डिविडेंड रिसीवेबल। यहाँ क्या है? डिविडेंड इनकम। इनकम कितनी है? 30, बकाया कितना? 10। कमाया 30, बकाया 10, आया 20। डिविडेंड इनकम का लेजर बना लो, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। डिविडेंड इनकम का लेजर बना लो। डिविडेंड इनकम का लेजर, यहाँ कमाया आएगा, यहाँ आया आएगा, यहाँ बकाया आएगा। बोलें जी कितना कमाया? 30, बकाया कितना है? 10, आया कितना? 20। अब डिविडेंड इनकम पर टैक्स का रेट 2019 में डिफरेंट है। वैसे कितना है? 32%। इस पे कितना है? 15%। इसको निकाल दें, बाद में नीचे ले आऊँगा जी। कितना है? कमाया कितना है? 30। बोलें जी 324। अभी आ रहा हूँ सारा, इसका तो काफ़ी 10-12 मिनट की डिस्कशन है। अब बताएं जी 324 पर, भाई 324 पर 32% कितना बना? 103 पॉइंट। डिविडेंड पे आप करके दें, 2 मिनट दे रहा हूँ, करने दें सबको। डिविडेंड पे आप करें ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए डिविडेंड पे, जल्दी से कर दें डिविडेंड पे।
जी भाई, वैसे रेट कितना है इसी ईयर में 15 है। इस साल में? इस पे कितना लगेगा? 15। और याद रखना जो डिफरेंस वगैरह होता है वो रिकन्सिलिएशन का पार्ट होता है, यहाँ पार्ट नहीं होता। अब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिविडेंड वाज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस एट 15% इन 2019। टैक्स लगेगा किस पर? रसीट पर। रसीट को अंडरलाइन करें, लिखें इसके साथ। टैक्स लगेगा आय पर, टैक्स लगेगा आय पर करंट ईयर में। करंट ईयर में टैक्स लगेगा आय पर। अब बताएं जी, आया कितना? 20। 20 पर क्या रेट लगेगा? 15%। कितना बना जी? ये 1 कह रही है, 3 लो जी 3 बोलो जी 106 पॉइंट। ये क्या है? करंट टैक्स। ये क्या है? करंट टैक्स। टाइम बचा तो बताऊंगा, साइड पे लिख लें। डेफर्ड टैक्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करेंगे। पहले मुझे क्वेश्चन पूरा करने दें। डेफर्ड टैक्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करेंगे। ब्रैकेट में लिख लें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। जी भाई, अकाउंटिंग प्रॉफिट, भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट ऊपर लिख दें, इधर ना लिखे। अकाउंटिंग प्रॉफिट। दूसरा कौन सा है? टैक्स प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं, टैक्स प्रॉफिट। कितना था अकाउंटिंग प्रॉफिट? 587। इसमें से कितने माइनस की फिगर जी? एक एग्जेम्प्ट माइनस की, कितने की? 50 की। ये माइनस की है, इस पे हमने टैक्स नहीं दिया, इस पे हमने टैक्स नहीं दिया। और 20 पर हमने डिफरेंट रेट दिया, 20 पर हमने डिफरेंट रेट दिया, 20 पर हमने डिफरेंट रेट दिया है। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना लिखो? टैक्सेबल प्रॉफिट 324 ना लिखा करें। यहां मैं आई कैप के एग्जामिनर से थोड़ा सा समझ लें डिसएग्री करता हूं। 587 में से निकाला 50 और 30, निकाला 30 है। मैंने यहां कितना लिखा? 20। मैंने क्या लिखा यहां? 20, बल्कि यहां लिखे 10। अभी सुन लीजिएगा। और 324 में ऐड कर दें 20, 324 में ऐड कर दें, क्योंकि ये टैक्स नहीं हुआ, बाद में 20 पर भी लगा है। वो सॉल्यूशन में क्या लिखता है? 324। बच्चा कहता है यार ये 324 नहीं है, क्योंकि ये देखो 324 भी है 20 भी है। तो फिर यहां 30 माइनस ना कर देना, हम यहां से 30 माइनस कर देते हैं। या तो यहां 30 माइनस करो और यहां कुछ ऐड ना करो, फिर भी ठीक है। फिर भी देख लो, यहां लिखो जरा 344, बोलो डिफरेंस भाई। डिफरेंस 183। अभी कॉपी ना करना, अब इसे मिटा दो, इसे भी मिटा दो, इसे भी मिटा दो, माइनस करो 30, सामने लिखो 324, 183। अब जो तरीका कहते हो मैं वैसे कर देता हूं। ये वाला सही है? पहले वाला लॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं है। आई कैप के सॉल्यूशन में ऐसे होता है, ये लॉजिकल नहीं है। यहां से ऐसा लगता है इस पे टैक्स लगाया, यहां ये कह रहे हैं इस पे नहीं लगाया, 20 पे भी लगाया, जैसे कहते हो। बोले जी इधर कितना भाई? इधर कितना माइनस करूं जी? 10। और इधर कितना ऐड करूं? 20। 344। बोलो जी रेट बोलो, लगाओ 32%। पहले तो ये बताओ कि है क्या ये? डिडक्टिबल है, डिडक्टिबल है या टैक्सेबल है?
मैंने इस फिगर पर अकाउंटिंग प्रॉफिट रखा, ये कितनी बनी है जी? उसने टैक्स लगाया तो कम पे लगाया, ज्यादा पे, बाकी पे कब लगाएगा? फ्यूचर में। ये क्या बना? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बोले 32%, बोले जी 58.5। अब जरा ध्यान से, मेरी इस इनकम में से इस 10 पर जो मैंने माइनस किया, ये टेम्परेरी डिफरेंस है, ये परमानेंट है। ये माइनस हो गया तो दोबारा ऐड नहीं होगा, लेकिन इस 10 पे तो फ्यूचर में टैक्स लगेगा, फ्यूचर में टैक्स लगेगा। इसे कहूंगा डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड बोलो रिसीवेबल। अब लगेगा या नहीं लगेगा, चलें जरा गौर से पढ़ें क्या रेट है, ध्यान से देख लें। भाई चाहेगा क्या जी? भाई लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। इस इनकम पर फ्यूचर में टैक्स लगेगा, किस रेट पर? बोलें जी किस रेट पर? 20% पर इस इनकम पर टैक्स लगेगा। ये रिसीवेबल है, ठीक है। कितना बना? 10। टैक्सेबल या डिडक्टिबल? टैक्सेबल रेट कितना है? 20%। कितना बना? 2। टोटल कर दें। अब ये क्या है? डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी? ये भी डेफर टैक्स लायबिलिटी थी, ये भी डेफर टैक्स लायबिलिटी है, ये भी डेफर टैक्स लायबिलिटी है। क्या 56 है? 60 पॉइंट। ज़रा जल्दी से आ जाए, आखिरी 3 मिनट है, टाइम का ही नहीं पता चलता। नोट नहीं बनाना? बनाएं, जल्दी से बनाएं यार, ज़रा जल्दी से बना दें, टाइम कम है यार। मिनट लगा दो बस, कंप्यूटर बन जाओ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था भाई? MLL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19। टैक्स का नाम क्या रखा हुआ था? नंबर 8। टैक्सेशन 8.1 होता था। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ध्यान से ज़रा करंट टैक्स लिखवा दो जल्दी से। 6 और डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो ये भी ब्रैकेट में ही आएगा। 60.56 जमा कर दें। क्या क्या कह रहे हो? रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट, रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। इसका मतलब है वो रिवैल्यूएशन इसको अफेक्ट को नहीं मान रहा। और मैंने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगाई है, मैंने बैलेंस शीट अप्रोच नहीं लगाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम बचेगा तो मैं इसका नोट आपको दिखाऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगाऊंगा तो बैलेंस शीट आइटम्स को कंसिडर, मैंने तो डेटर को भी नहीं कंसिडर किया।
मैंने तो अपने इंटेंजिबल एसेट को भी नहीं कंसिडर किया, तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होगी तो किसे कंसिडर नहीं करेंगे? बैलेंस शीट आइटम्स को। और अगर बैलेंस शीट अप्रोच होगी तो फिर प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करूंगा। लिख लें, हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई, सीधा ये आंसर आ गया हमारे पास। ये डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बता दूंगा कि हिंट कब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगेगी, कब बैलेंस शीट। जल्दी कर दें यार, आखिरी मिनट है। 167.24 ब्रैकेट है, नीचे क्या थी? रिकंसिलिएशन। ओ सॉरी, 8.2 रिकंसिलिएशन। जी भाई, क्या लिखते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 587। टैक्स रेट जी, टैक्स रेट 32%। टैक्स ऑन अबव, टैक्स ऑन अबव कितना? 187.84 ब्रैकेट। नीचे क्या लिखते थे? अब जरा ध्यान से, आए भाई। अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम कितनी थी? रेट कितना? 16। फ़ायदा है नुकसान? फ़ायदा है। अब ज़रा ध्यान से, डिविडेंड का पॉइंट आने लगा। डिविडेंड इनकम अफेक्ट, ध्यान से, 20 पर टैक्स तो दिया है लेकिन 15, उस वक्त रेट क्या था जी? 32। 20 ये सेविंग थी भाई, ये सेविंग थी। 20 ज़रब 32 माइनस 15, ये क्या मिली मुझे? ये मुझे सेविंग मिली। ये मुझे क्या मिली? सेविंग मिली। या टैक्स एक्स्ट्रा दूंगा? नहीं, उधर टैक्स कब लगना है? उधर टैक्स कब लगना है? रसीद पे। किस पे लगना है? रसीद पे। अब बताएं, इस पे टैक्स दूंगा या सेव होगा? दोबारा सोच ले, दोबारा सोच ले। एक मिनट, जरा सा ठंडी करके खाए ना। आ जाए बाकी 10 पे इनटू 32 माइनस 20, 32 माइनस 20%। 20 कहाँ से आया? आए जी, जरा उधर जाए, आराम से, इजी इजी रिलैक्स। यही पॉइंट है आखिरी। अब आखिरी पॉइंट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना होना कि इस साइड पे मेल्स बैठी थी, ये कौन आ गए हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना। अब ध्यान से सुने ये पॉइंट, फिजिकल स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुने। इस 587 में डिविडेंड शामिल है और हमने उस पर 32% लगाया, लेकिन जब हम टैक्स देने गए तो उन्होंने हमसे 32% नहीं लिया, बल्कि कितने परसेंट लिया? इधर देखिए, 15%। इसका मतलब 17% की हमने सेविंग की है। तो इस 20 पर, ये देखें, इस 20 पर जो 15 लगा, तो इस 20 पर 17 की सेविंग हुई है, ठीक है? एक डिफरेंस ये है। फिर अगले साल जब ये 10 रिसीवेबल मिलेगा तो इस पर 20% लगेगा, जबकि 587 में होने की वजह से इस पर 32% कैलकुलेट हो चुका। इसका मतलब इस पर भी 12% सेविंग होगी। हो रहा है, ये कैलकुलेट करें, 20 का 17% लगाएं। आप जवाब ना दें, जवाब ना दीजिएगा। जो शागिर्द उस्ताद की इंसल्ट लोगों के सामने करवाए, उसके पास राइट नहीं है वो जवाब दे। मुझे मनमानी करने वाला बंदा नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो है वो मानते हुए अच्छा लगता है, मनमानी करते हुए अच्छा नहीं लगता। डिसोबीडियंट बंदे से वो बंदा ज़्यादा बेहतर है वो जो कम से कम हल्का हो लेकिन उस्ताद की मानता हो।
उसे उस्ताद की इज़्ज़त का ख्याल हो। 10 ज़रब 12%, 10 ज़रब 12%, बोलिए, दोनों को जमा कर दें। ये कितना बना? 3.4। बेटा बातें नहीं, 3.4 प्लस 1.2 कितना बना? अब ये 4.6 की सेविंग आ गई। अब इसको नेट कर दें। 187 में से ये दो फिगर माइनस कर दें। 160, दोबारा चेक करें। वन 167.24 होगा, 167.24। लो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रिकन्सिलिएशन तैयार हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।